ये 2013 टीजीटी के प्रश्नों को देख रहे हैं। 2013 है, ध्यान से देख लीजिए कौन सा है। 2013 है, कौन सा है भैया? 2013 है। चलिए 2013 का प्रश्न हम देख रहे हैं। इसके बाद हम 2016 का देखेंगे। कब का देखेंगे? 2016 का। फिर उसके बाद 2021 का देखेंगे, फिर 2022 का। अभी कितने बच रहे हैं? आज 13 का हम देख रहे हैं, 2 पार्ट में रहेगा। 13 हो जाएगा, 16 1 2 3, तो 3 और बच रहे हैं। इसके बाद टीजीटी समाप्त हो जाएगा, तो फिर हम व्याकरण शुरू करेंगे। टीजीटी ख़त्म होने के बाद प्रवक्ता वाला करवाएंगे। प्रवक्ता वाले के साथ ही हम व्याकरण की एक क्लास आपको देंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, देखिए भैया अभी हम यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हमको दिक्कत है, तो टेलीग्राम पे क्लास चल रही है। जो नए जुड़ रहे हैं वहाँ जुड़ जाइए। 70 68 62 0 242 पे मैसेज करिए, आपको लिंक भेजा जाएगा। रात्रि 8 बजे टेलीग्राम पे काव्यशास्त्र की क्लास चल रही है, वहीं आके जुड़िए, वहीं सब कुछ बताया जाएगा। चलिए अब देखिए आगे, नंबर नोट कर लीजिए। अब चलिए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा। चलिए बताइए, जूम कर दे रहे हैं। बताइए, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? बताइए, और जूम कर दें। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? बताइए, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है भैया? 1912 में। कब हुआ है? 1912 में हुआ है। सही है गलत है? सही है। तो कब हुआ था? 1912 में। यह कब पूछा गया है? पीजीटी 2010, पीजीटी 2010, उत्तर प्रदेश प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में, टीजीटी 2013 में, टीजीटी 2004 में पूछा गया है टीजीटी, उसके बाद पीजीटी 2013 में पूछा गया है। ये कई बार प्रश्न आया है। तो चलिए भारत भारती के बारे में 2 लाइन आपको बता ही दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए। देखिए भारत भारती, देखिए ऊपर भारत भारती हेडिंग डाल लीजिए। पेन थोड़ा सा छोटा कर लें बस। देखिए भारत भारती, भारत भारती, भारती, ये क्या लिखा है भैया? भारत भारती। भारत भारती की अगर रचना काल की बात करें, रचना काल 1912, अभी आप पढ़ के आए हैं। इसके कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। अतीत खंड, अतीत खंड, वर्तमान खंड, वर्तमान खंड, उसके बाद भविष्यत खंड, भविष्यत खंड, भविष्यत खंड लिख लीजिएगा। खंड लिखा है, तो इसके कितने खंड हैं भैया? 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। भारत भारती कितने खंड अभी हमने पढ़ा? 3 खंड पढ़े। अब देखिए भारत भारती 3 खंड है। इसमें देशभक्ति से संबंधित देशभक्ति से संबंधित कविताओं का संकलन है इसमें, और कुछ भी नहीं। इनकी देखिए मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखिए इनकी 2-3 रचनाएं बहुत बार बार पूछी जाती हैं। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए जब देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए। यहाँ तक देख चुके थे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए अब आगे देख रहे हैं। देखिए इनकी एक रचना जो बार बार पूछी जाती है, साकेत, साकेत पूछी जाती है। कौन सी रचना पूछी जाती है? साकेत। साकेत की रचना काल 1931 है। 1931 है। एक कैसी रचना है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक, 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 प्रबंधात्मक महाकाव्य है। महाकाव्य है। कैसी रचना है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ठीक है, यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं भैया? 12 सर्ग हैं। टोटल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। सीधा सीधा, नहीं तो आप भी परेशान होंगे, दूसरों को भी करेंगे। देखिए इनकी जो 3 रचनाएं बार बार 3-4 पूछी जाती हैं, वही बता रहे हैं। जो बार बार पूछी जा रही हैं, जो बार बार मतलब आ ही जा रहा है घूम फिर के। देखिए एक है जय भारत,
जय भारत। इनकी जो रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं, 1952 में है। 1952 यह भी प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं भैया? 47 सर्ग हैं। 47 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 47 सर्ग हैं। एक पेज और ले रहे हैं। चलिए देखिए, इनकी और कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। रंग में भंग, रंग में भंग पूछा जाता है। इतिहास से संबंधित कौन सी रचना है? तो रंग में भंग। टीजीटी 2009 में पूछा गया था। टीजीटी 2009 में। अब इसकी रचना काल की बात करें, 1909 है। 1909 रचना काल इसका 1909 है। 1909 है। इसमें राजपूतों का चित्रण है। फिर इनकी और रचनाएं पूछी जाती हैं। किसान, जो पूछी जाती है वही बता रहे हैं। किसान 1916 में है। 1916 में। या टीजीटी 2002 में पूछा गया था। टीजीटी 2002 में। अभी तक जो पूछा गया है वही। पंचवटी कब है? 1925 में है। तो अभी तक यह 1925 में है। पीजीटी 2016 में पूछा भी गया था। पीजीटी 2016 कब पूछा गया था? पीजीटी 2016 में। तो देखिए, अभी तक इनकी यही रचनाएं पूछी गई हैं। गुप्त जी की अभी तक यही रचनाएं पूछी गई हैं। देख लीजिए। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? बताइए। व्याकरण ग्रंथ बतानी है। बहुत सरल सा प्रश्न है। वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। कीर्ति पताका विद्यापत की है। चर्यापद तो आप जानते हैं, इससे सरल तो और कुछ हो नहीं सकता। बताइए। तो इसमें व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। कौन सा है भैया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। इसको बताइए। घोड़ा का तद्भव रूप क्या है? घोड़ा का तद्भव रूप क्या है? बताइए। घोड़ा का तद्भव रूप। घोटक का तद्भव रूप, घोड़ा नहीं। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तद्भव बताना है। तद्भव तत्सम समझ रहे हैं ना? घोटक तत्सम है भी तत्सम है, अश्व भी तत्सम है, तुरंग भी तत्सम है। तो कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोड़ा तद्भव है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए बताइए। उपजाऊ का विलोम। उपजाऊ का विलोम सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा? उपजाऊ का विलोम बताइए। सिंचित होगा, खाद होगा, ऊसर होगा, क्या होगा? बंजर होगा। बंजर वालों का भी सही है, ऊसर वालों का सही होगा। सबसे उपयुक्त ऊसर होगा, उसके बाद बंजर लगाएंगे। चलिए दोनों है इसमें। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कहलाता है। बताइए अर्धस्वर कौन सा है? बहुत सरल सा प्रश्न था। यह अर्धस्वर है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए बताइए। देसिल बैना सब जन मिट्टा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? विद्यापत कह रहे हैं देसी भाषा सबको मीठी लगती है। देसिल बैना सब जन मिट्टा। देसिल बैना सब जन मिट्टा। बैना मतलब बात। बैना मतलब बात होता है। बात। देसिल बैना सब जन मिट्टा। जन मतलब लोग होता है। मिट्ठा मतलब मीठ होता है। ते तैसन जंपे अवहट्टा। तो बताइए। विद्यापत कह रहे हैं देसी भाषा सबको मीठी लगती है। बताइए। देसिल बैना सब जन मिट्टा एक किस कवि, बताइए किस कवि की है पंक्ति और किस रचना से है? तो यह कीर्तिलता से है। कीर्तिलता से है। तो किसकी है? विद्यापत की। विद्यापत की है। तो किसकी है भैया? विद्यापत की है। चलिए विद्यापत की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बताइए हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन बोली है? बता दीजिए। पश्चिमी हिंदी की कौन बोली है? अभी कल ही हम बताए थे और बहुत तोड़ मरोड़ कर बताए थे। पश्चिमी हिंदी की कौन बोली है? बताइए। चलिए एक बार और देख लीजिए।
पश्चिमी हिंदी की कौन बोली है, देख लीजिए। देख लीजिए भैया, हम कम से कम जब आप नहीं रट के आ रहे हैं तो हमको ही करना पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए, पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी तो समझ गए हैं ना, हिंदी लिख लीजिए, हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए, एक मिनट, कलर बदल दें, एक मिनट। चलिए पश्चिमी हिंदी की बात करें तो देखिए, कलम छोटी हो गई। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो चलिए, एक मिनट आप लाइन पर रहिए। चलिए पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सा आता है देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली था, कल ही भी हमने पढ़ा था, खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं। बार बार देखिए याद हो जाएगा, इसीलिए शिल्पी करवाएं, कम से कम 20 बार देखिए, आपको पूछा जाने वाला जो बार बार पूछा जाता है वो प्रश्न याद हो जाए। कौरवी इसे बोलते हैं, कौरवी। और उसके बाद कौन सा था, ब्रज था। उसके बाद हरियाणवी था, हरियाणवी हो गया आपका। 5 ही थे ना, कन्नौजी हो गया। उसके बाद बुंदेली, यहाँ यही था ना 5 भैया। ये 5 उपभाषाएँ, हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं तो 5 हैं। 5 उपभाषाएँ, हिंदी की कितनी उपभाषाएँ, 5 उपभाषाएँ। पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी। चलिए ये पहली उपभाषा है, लिख लीजिए, जो नए जुड़े हो लिख लें, पुराने तो देख रहे हैं। चलिए अब बताइए, अब बिहारी हिंदी को देख लीजिए, 5 उपभाषाओं में बिहारी हिंदी की देखिए दूसरे नंबर पे 2 है, ये 2 है, ये भैया 2 है, ये 2 है। ये 2 है, 2 पे हम बिहारी हिंदी को देख रहे हैं। एक मिनट, बिहारी हिंदी को आज कलम में पता नहीं क्या हुआ है। चलिए बिहारी हिंदी को देख रहे हैं। इसमें 3 आता है। 3 कौन कौन से आते हैं, एक पेज पे एक ही देखिए, भोजपुरी, उसके बाद मगही, फिर मैथिली। ये हो गया। अब चलिए आगे देख ले रहे हैं। यहाँ तक देख लिए थे। यहाँ तक देख लिए थे। अब पूर्वी हिंदी को देख लीजिए। चलिए पूर्वी हिंदी को देख लीजिए। पूर्वी हिंदी को देख लीजिए। अब पूर्वी हिंदी को देख रहे हैं, देखिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आता है। पूर्वी हिंदी,
पूर्वी हिंदी की बात करें, देखिए अच्छे से देख लीजिए पूर्वी हिंदी में। चलिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आता है? 3 आते हैं। अवधी, अवधी हो गया, बघेली, बघेली, उसके बाद छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का हो गया। तो तीन तीन हम देख चुके हैं, तीसरे नंबर पे था। चलिए अगला देख रहे हैं। अगला पूर्वी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी देख लीजिए। पहाड़ी हिंदी देख लीजिए। चलिए भैया आगे देख लीजिए। पहाड़ी हिंदी हम देख रहे थे ना, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आती है भैया? इसमें भी 2 आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। और मड़ियाली भी आती है, मड़ियाली लिख लीजिएगा, मड़ियाली भी हो जाएगी। उसके बाद राजस्थानी में, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की बात करें, देखिए इसमें 4 आती हैं। 4 कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी हो गया। उसके बाद आपका मालवी, मालवी, मालवी हो गया। मेवाती, मेवाती। उसके बाद जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी या डूढाड़ी इसी को बोलते हैं, आप लिख करके डूढाड़ी कर लीजिएगा, डूढाड़ी। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके थे। देखिए 5वें नंबर पर था, 5वें नंबर पे। कितने नंबर था? 5वें नंबर। देखिए 5 उपभाषाएं होती है ना, ये 4थे नंबर पे था। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो हमने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, देख लीजिए। आराम से, आज बोर्ड हैंग कर रहा है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, कौरवी आती है, बुंदेली आती है, यही सारी आते हैं। देख लीजिए पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है भैया, बता दीजिए। मगही नहीं आती, न तो मैथिली आती है, न तो अवधी आती है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? तो कन्नौजी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया मेरे? बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। आप मैनेज करेंगे, आज प्रश्न गलत टाइप हो गया है बीच में, तो दिख तो रहा है ना। चलिए ये 5 उपभाषाएँ थे, इनके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, गिन लेंगे तो टोटल 17 बोलियां निकलेंगी। आसक्त का विलोम बताना है, आसक्त का विलोम, आसक्त का विलोम बता दीजिए। चलिए आसक्त का विलोम, आसक्त का विलोम, आसक्त का विलोम बता दीजिए। तो विरक्त होगा। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा, विरक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा। चलिए आसक्त का विलोम क्या होगा? तो विरक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? बताइए, बताइए। देख रहे हैं बोर्ड हैंग कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। जैसे ही सही हो जाएगा, देखिए अपने आप सही हो जाएगा। चलिए बताइए, तब तक बताते रहिए, प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं। देख रहे हैं ऑटोमेटिक चल रहा है। चलिए 1 मिनट लाइन पे रहिए, कुछ टेक्निकल इशू है।
चलिए ऊपर ऊपर से ही हम देख लेंगे, आज थोड़ा सा दिक्कत है। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिस्र बंधुओं ने दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न ही गलत टाइप हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताइए विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? विभाजन पर आधारित बताइए कौन उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? तो झूठा सच। और बताने वाले थे, नहीं बता पा रहे हैं, आज कुछ टेक्निकल इशू है। तो झूठा सच कौन सा उपन्यास है? झूठा सच विभाजन की त्रासदी में वर्णित। बताइए विभाजन की त्रासदी में किस उपन्यास में वर्णित है? विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो झूठा सच में। देखिए एक चीज़ अब हैंग कर रहा है लेकिन बताने से मन नहीं मान रहा है। चलिए देख लीजिए, इसको रीसेट करना पड़ेगा ना पूरा। चलिए 3, 4, 5 उपन्यास हैं जो विभाजन की त्रासदी पे हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। आप पढ़ने के लिए तो शुरू कर देते हैं तो पूरा पढ़ डालते हैं। 3, 4 उपन्यास हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, वहाँ से प्रश्न आ ही जाता है। तो कोशिश करिए कि जो बार बार जहाँ से प्रश्न आ रहा है उसको मत छोड़िए। चलिए देख लीजिए, विभाजन की त्रासदी की बात करें तो देखिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, आप मैनेज कर लीजिएगा, छोटा छोटा लिखेंगे। चलिए देखिए झूठा सच आपने देख लिया। झूठा सच यशपाल का है। यह विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसके 3 भाग हैं। कौन सा? झूठा सच। कौन सा भैया? झूठा सच। देखिए कलम मोटी करनी ही पड़ेगी। चलिए झूठा सच कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच। चलिए देख लीजिए झूठा सच। तो यह किसका है? यशपाल का है। यशपाल का है, सबसे महत्वपूर्ण है। विभाजन की त्रासदी पर जो उपन्यास लिखवा रहे हैं वो बार बार पूछा जाता है। इसके कितने भाग हैं भैया? 3 भाग हैं। लिख लीजिएगा, वतन और देश। वतन और देश। वतन और देश। फिर दूसरे भाग की बात करें तो द्वितीय भाग कौन सा है? बताइए दूसरा भाग बताइए। तो झूठा सच के कितने भाग हैं मेरे भाई? झूठा सच के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। झूठा सच के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। देख लीजिए झूठा सच के कितने भाग हैं। तो पहला है वतन और देश। वतन और देश। वतन और देश। दूसरा भाग का नाम क्या है? देश का भविष्य। देश का भविष्य। कुछ नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए एरर हो रहा है। देश का भविष्य। तो झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है, वतन और देश। दूसरा देश का भविष्य। यहाँ तक हम देख चुके थे। हम आपको बता रहे थे कुछ उपन्यास जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ उपन्यास जो बार बार पूछे जाते हैं, देखिए जैसे कमलेश्वर का है। कमलेश्वर विभाजन पर आधारित बता रहे हैं। कमलेश्वर ये सारे विभाजन पर आधारित उपन्यास बता रहे हैं और उनकी अन्य रचनाओं को नहीं बता रहे हैं। लौटे हुए मुसाफिर। लौटे हुए मुसाफिर। लौटे हुए मुसाफिर। लौटे हुए मुसाफिर। कितने पाकिस्तान। ये विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। जो भी उपन्यास हम आपको बता रहे हैं आज, ये विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए, एक लाइन में विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। चलिए जो बार बार पूछे जाते हैं वही बता रहे हैं। देखिए रेणु की बात करें। रेणु फणीश्वरनाथ रेणु लिख लीजिएगा। फणीश्वरनाथ रेणु आगे लिख लीजिएगा। इनका है जुलूस। ये भी विभाजन पे आधारित है। दूसरा कितने चौराहे। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। कितने चौराहे रेणु का है। कितने चौराहे। राही मासूम रजा।
ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका देश विभाजन पे आधारित उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, ऊँस की बूंद। आधा गांव, आधा गांव, आधा गांव, उसके बाद टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला लिख लीजिएगा, टोपी शुक्ला। उसके बाद ऊँस की बूंद, ऊँस की, ऊँस की बूंद, ऊँस की बीच में रहेगा, चलिए कर लीजिए, ऊँस की बूंद, ऊँस की बूंद, ऊँस की बूंद ये द है। ऊँस की बूंद, चलिए चलिए द, ऊँस की बूंद। तो ये विभाजन पे विष्णु प्रभाकर का एक और लिख लीजिए, विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर इनके है निशिकांत तट के बंधन, निशिकांत तट के बंधन, निशिकांत, निशिकांत और तट के बंधन, दूसरा लिख लीजिए तट के बंधन, तट के बंधन। जो ये लिखवाया हूँ ना, आप 50 ठो पढ़ते हैं विभाजन पे आधारित, बस यही याद कर लीजिए तब भी हो जाएगा यही। अब भीष्म सहानी का तमस एक और लिख लीजिए, बस एक ही है और, भीष्म सहानी का तमस। देखिए भीष्म सहानी का कौन सा है, तमस। भीष्म सहानी का, भीष्म साहनी, साहनी का विभाजन पे आधारित बात करें तो तमस, तमस है, तमस, यही तमस उपन्यास है। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 मिला था, साहित्य अकादमी, अकादमी 1975 में, 1975 में। देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए हम देश विभाजन की त्रासदी पर कौन सा उपन्यास वर्णित है, देश विभाजन की त्रासदी पर किस उपन्यास में, देश की विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में है, ये पूछा जा रहा था। तो झूठा सच में है। तो उसके बाद जो बार बार पूछे जाते हैं उसको हमने लिखवा दिया है, एक कॉपी में नोट कर लीजिए कहीं भी। आप 18 ठो मत पढ़िए, इसी में से आता है झूठा सच। देखिए पहला यशपाल का है, इसके 2 भाग हैं, वतन और देश, दूसरा देश का भविष्य, कहीं कहीं 3 भाग भी मिलेगा। कमलेश्वर का है देश विभाजन पर आधारित लौटे हुए मुसाफिर कितने पाकिस्तान, ये देख लिए। उसके बाद चलिए फणीश्वर नाथ रेणु का है जुलूस कितने कितने चौराहे, ये देश विभाजन पे आधारित। राही मासूम रजा का है आधा गांव, आधा गांव लिखा है यहाँ तक। टोपी शुक्ला यहाँ तक लिखा है, और ऊँस की बूंद, 3 उपन्यास इनके विभाजन पे आधारित हैं। अगले चल रहे हैं। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो निशिकांत और तट के बंधन, ये भी विभाजन पे आधारित है। भीष्म सहानी की बात करें तो तमस, ये विभाजन पे आधारित उपन्यास था। तो 3 4 5 है, इसे रट लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे। चलिए बताइए, इसको जूम कर दे रहे हैं। चलिए राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राजभाषा आयोग की बात करें तो देख लीजिए, यहीं क्लियर कर लीजिए। राजभाषा आयोग 50 जगह पढ़ते हैं, क्लियर नहीं हो पाता। चलिए राजभाषा आयोग को अच्छे से देख लीजिए। देखिए राजभाषा आयोग, हेडिंग डाल लीजिए, राजभाषा, राजभाषा आयोग, आयोग, राजभाषा आयोग। एक मिनट, एक मिनट, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की बात कर रहे हैं, देख लीजिए। राजभाषा आयोग न, राजभाषा आयोग में देख रहे हैं। चलिए राजभाषा आयोग के गठन की बात करें तो 7 जून 1900,
आज पूरा बोर्ड ही गड़बड़ है, हैंग कर रहा है, जो भी छू रहे हैं चल नहीं रहा है। चलिए मैनेज करिएगा। तो राजभाषा आयोग 7 जून, देखिए कलम पतली हो गई, 7 जून 1955 राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बीच में योजक लग गया है, हटा लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर। देख लीजिए ऑप्शन में एक बार देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि एक छीन लीजिए। देखिए बाल गंगाधर तिलक भी है और बाल गंगाधर खेर भी है, तो बीजी खेर इन्हें 60 में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही सही है, बीजी खेर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए कहाँ देखें। तो राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इसके वीजी खेर थे, वीजी खेर, सही कर लीजिएगा, वीजी। भाई देखिए 1 मिनट, आज मैनेज करेंगे, बोर्ड गड़बड़ है, कल इसको सही करवाएंगे। वीजी खेर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष समेत कुल टोटल 21 सदस्य थे। इसमें लिख लीजिए अध्यक्ष समेत कुल 21 सदस्य थे। एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, गठनकर्ता, इसका गठन कौन किया था? गठनकर्ता उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, वही इसके गठनकर्ता थे। तो इतने पॉइंट आप इसके बारे में लिख लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, बीजी खेर। तो चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि जो अधिक बोलता है, बताइए, दिख तो रहा है, अब इसमें जूम आउट जूम इन मत करवाइए, बोर्ड छूने पे ही हैंग कर जा रहा है। बताइए जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? चलिए एक बार छू के देख ले रहे हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वाचाल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, इसको जल्दी करवा रहे हैं तो बता। मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक, मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे हैं। चलिए सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? 2021 टीजीटी में भी पूछा गया था, 2021 टीजीटी में। बताइए, दूसरी बार रिपीट हुआ है, 2013 के प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं। तो रंगभूमि, विनय और सोफिया इसके पात्र हैं। तो सूरदास किसका पात्र है? बताइए, सूरदास किसका पात्र है, चर्चित पात्र है? तो यह रंगभूमि का है। सूरदास, विनय, सोफिया, मिस्टर क्लार्क किसके हैं? तो इसी के हैं, रंगभूमि की। चलिए, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? बताइए, अब तो दिख रहा होगा, अब इससे ज़्यादा जूम मत करवाइए, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक जूम होगा। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, तूतीय हिंद, रुकेंगे नहीं। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजवान, बताइए। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजवन ही होनी चाहिए। चलिए, टाइपिंग एरर है। तो इस पंक्ति के लेखक हैं, बताइए, यह पंक्ति किसकी है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। पहला गिरमिटिया उपन्यास पूछा जा रहा है, किसका है? पहला गिरमिटिया उपन्यास, जूम कर दें, पहला गिरमिटिया उपन्यास। चलिए अब तो दिख रहा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर केंद्रित है और किसका है यह पहला गिरमिटिया उपन्यास? देखिए, गिरिराज किशोर का है, गिरिराज किशोर का है। कल से दूसरे बोर्ड पे करवाएंगे। यह किसका है भैया? गिरिराज किशोर का है। किसका है? गिरिराज किशोर का है। तो किसके जीवन पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी के। दूसरे बोर्ड पे करवाएंगे, चिंता मत करिए, गिरिराज किशोर का है। चलिए, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है?
कामायनी में श्रद्धा भैया किसका प्रतीक है, यही बताना है, बता दीजिए। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है, बुद्धि का नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? इनकी और रचनाएं हैं कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, इतिहास और आलोचना। जो बोल रहे हैं लिख लीजिए। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नए प्रतिमान, प्रतिमान और बोल दे रहे हैं लिख लीजिए। इतिहास और आलोचना, छायावाद। तो किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की। किसकी रचना है? सारी रचनाएं जो बोले हैं नामवर सिंह की। ये 3 रचनाएं बहुत बार बार पूछी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, नहीं देर हो जाएगा। अनमनस्क शब्द का आशय है, अनमनस्क, अनमनस्क शब्द का आशय है, अनमनस्क शब्द का आशय है, बताइए। अनमनस्क शब्द का आशय है, बताइए। अनमनस्क शब्द का आशय है, बताइए। अब इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाएंगे, बताइए। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसी को अनमनस्क कहते हैं। चलिए, पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए शुरू हो गया ना जूम होना। अब क्या होगा? चलिए, पंचवटी में कौन सा समास है? बताते रहिए, सही कर रहे हैं। चलिए, आज के बाद इस बोर्ड पे नहीं करवाएंगे। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज मैनेज करेंगे, इसके बाद इस बोर्ड पे कभी नहीं करवाएंगे। तो पंचवटी में कौन सा समास है भैया? द्विगु समास है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? करवाने वाले तो बहुत अच्छा सोचे थे, आज तैयार भी किए थे कि आपको कुछ अच्छा भी करवा दे। व्याकरण का एक टॉपिक भी करवाने वाले थे कि जब प्रसंग आएगा करवा देंगे, बोर्ड ही नहीं साथ दे रहा है। तो चलिए, स्वच्छंदतावाद का कवि है, स्वच्छंदतावाद का कवि है तो श्रीधर पाठक। जल्दी जल्दी देखिए, श्रीधर पाठक। बिनु पग चले सुने बिनु काना, सीधा सीधा समझ लीजिए। विभावना अलंकार में क्या होता है कि बिना कारण के ही काम होता है। देखिए, बिनु पग, बिना पैर के काना, बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। काना मतलब बिना कान, बिना कान के सुन रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? विभावना अलंकार। कहीं विकल्प में है ही नहीं है, तो वक्रोक्ति को काट के विभावना कर लीजिए। विभावना, विभावना अलंकार कर लीजिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को ही सही लगा लीजिए, विभावना करके। चलिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी, जो सभी पूरे पृथ्वी से संबंध रखता है, उसको क्या कहते हैं? तो सार्वभौमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रखने वाला, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ऑप्शन नंबर ए, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से पहुंच से बाहर। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि देखिए बोर्ड हैंग कर रहा है, अभी कट जाएगा दिक्कत हो जाएगी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भैया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कथन किसका है? किसी का कमेंट नहीं देखेंगे। चलिए, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है भैया? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। किसकी है भैया? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके और नाटक की बात करें तो द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, लिख लीजिएगा। दुखम सुखम उपन्यास के लेख क्या? दुखम सुखम उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया का है। जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। कुटिल का विलोम बताइए। कुटिल का विलोम, कुटिल का विलोम, कुटिल का विलोम क्या होता है? ऋजु होता है। कुटिल का विलोम ऋजु। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, बताइए। दर्शन पीछे शिल्पी का जब हम करवाए थे उसमें करवा दिए, पीछे देख लीजिएगा, उसमें करवा दिए हैं पीछे वाले में। चलिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का, इसके पहले वाली वीडियो में है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बोर्ड के साथ हमारा भी दिमाग हैंग कर रहा है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, बताइए। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। अमृत तो नहीं कहलाएगा, अभय दान नहीं कहलाएगा,
अभय मुद्रा नहीं तो मृत्युंजय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रत्यय रहित शब्द चुनिए। प्रत्यय रहित बताइए। प्रत्यय सहित बताइए। प्रत्यय रहित शब्द आपको चुनना है, बताइए। बताइए। तो मर्मज्ञ, अब बाकी सब में प्रत्यय है, मर्मज्ञ में प्रत्यय नहीं है। चलिए। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो यह मेरुतुंग की है, मेरुतुंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा 360 क्वालिटी करके 2 पे करके देखिएगा, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत गड़बड़ है। ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है तो धौलपुर है, मथुरा है, आगरा है, तो सरगुजा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सरगुजा नहीं है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है भैया? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए। आर्द, इसमें र की मात्रा लगा है, आर्द, आर्द्र। चलिए। आर्द्र का विलोम, आर्द्र का विलोम बताइए। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार। बीपीएससी, बीपीएससी में पूछा गया था, जो दिए होंगे जानते हैं, 3 बार आया था यह। आर्द्र का विलोम क्या है? तो शुष्क होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा, सीधा सीधा। चलिए। जूम नहीं कर पाएंगे भैया, देख लीजिए, जूम करेंगे तो सारी स्क्रीन ढक जाती है। यहाँ से देखिए, अब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। चलिए। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए। परुष शब्द का विलोम, परुष का विलोम बताइए। परुष का विलोम बताना है आपको। परुष का क्या होगा? परुष का कोमल होगा। बहुत सही, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलिए। तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? तो न तो राजा राम मोहन, न ईश्वरचंद, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्थापना किया था ना। चलिए। जो मापा न जा सके उसका सही अर्थ है, बताइए। जो मापा न जा सके उसका सही अर्थ है, उसका सही अर्थ बताना है, बता दीजिए, बता दीजिए भैया। अपरिमेय, अपरिमेय, यही सही है। अप्रमेय लिखा है तो उसको सही कर लीजिएगा। अपरिमेय, यही सही हो जाएगा। लिख लीजिएगा सुधार के, अगर आप लिख रहे हैं तो। चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है? अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है? तो यह जैनेन्द्र ने लिखा है, महात्मा गांधी की जीवनी है। महात्मा गांधी की है, गांधी की है। किसकी है भैया? महात्मा गांधी की है। चलिए, अगले प्रश्न पे। साए में धूप किसकी रचना है? साए में धूप किसकी रचना है? सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे में, बताइए। साए में धूप किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की। एक गज़ल सम्राट है, एक गज़ल सम्राट है, दुष्यंत कुमार की है। चलिए। 73 प्रश्न थे टोटल। गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? गोकुलनाथ की रचना, चलिए, तो गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता। छिताई वार्ता नारायण दास की है, ये रचना नारायण दास की है। चलिए, अब क्या करें, बोर्ड जब गड़बड़ है। तो गोसाई चरित बेनी माधव दास, बेनी माधव दास, बेनी माधव दास। भक्तमाल नाभा दास, भक्तमाल नाभा दास। चलिए। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता था? अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता था। किस कवि को अभिनव जयदेव, बताइए। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता था। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, इन्हें कवि शेखर कहा जाता था। चलिए। उपदेश रसायन रास के रचयिता। उपदेश रसायन किसकी रचना है? उपदेश रसायन। स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूरी की है। जिन धर्म सूरी की स्थूल भद्र रास है, गलत मत बताइए। स्थूल भद्र रास। तो उपदेश रसायन रास किसकी है भैया? जिन दत्त सूरी की, जिन दत्त सूरी की है। अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? बताइए। कौन से रचना एवं रचनाकार
का युग्म सही नहीं है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का। हिमकरटनी तरंगणी जो भी रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की है, सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का। रसवंती किसकी है? रसवंती किसकी है भैया? दिनकर की है, दिनकर की है, यही गलत है। यह सी राम शरण गुप्त की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित किसमें प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय रही है। दर्शनीय में प्रत्यय है, भिक्षुक में प्रत्यय है, कर्तव्य में प्रत्यय है, दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, दुर्गुण में दुर उपसर्ग है। बताने वाले थे तोड़ के, लेकिन अब कैसे बताएं, अभी तो हैंग कर जाएगा, सारी सब बंद हो जाएगा, तो आज ऐसे ही देख लीजिए। तो दुर्गुण में दुर उपसर्ग है। चलिए, केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी पंक्ति है? विनय पत्रिका से है, विनय पत्रिका से। तो किसकी पंक्ति है? विनय पत्रिका से है। तो किसकी पंक्ति है भैया? यह तुलसीदास की है। चलिए, 10-12 प्रश्न और है। आवाहन का विलोम, आवाहन का विलोम, बहुत अच्छा, विसर्जन। चलिए, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार हमने बताया था, बताइए। रूपक अर्थालंकार है, रूपक अर्थालंकार है। चलिए आगे, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? बताइए, देशज प्रत्यय का उदाहरण है तो उच्चतर में जो तर प्रत्यय है यह संस्कृत का है, यह संस्कृत का है, बाकी सभी देशज प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? कौन रचना दिया है, उसके रचनाकार का नाम दिया है, कौन सा सही नहीं? फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ अखबार, उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में किसका है? सीढ़ियों पर धूप में अभी हमने बताया है रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की। तो ऑप्शन नंबर सी। अरे हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सारी रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। चलिए, और बाकी सही है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य है, हम ही बता दे रहे हैं। चलिए, अणुभाष्य है। आगे चल रहे हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग बताना है। आ जन्म, जन्म मूल शब्द है, आ उपसर्ग इसमें लगा है। आ गमन में भी है, आ कर्षक में भी है, आदरणीम नहीं है, आदरणीम नहीं है भैया, आदरणीम नहीं है, आदरणीम नहीं है, सीधा सीधा आदरणीम नहीं। आदरणीम भैया मूल शब्द आदर है, आदर है, फिर उसके बाद अनी प्रत्यय लगा है, उपसर्ग की बात कर रहा है, अनी प्रत्यय लगा है। तो आजन में आ उपसर्ग है, तो ये प्रत्यय की बात, उपसर्ग की बात कर रहा है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो अनी प्रत्यय है। चलिए, अगली रचना देखते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताइए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विष्णु स्वामी। चलिए, अगला प्रश्न। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की नहीं है? बताइए, यात्रा वृत्त की नहीं है। सागर की लहरों पर प्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांध कर, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी। बताइए। बताइए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो यात्रा वृत्त की पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर हो गया, पैरों में पंख बांधकर। तो चलिए, बोर्ड हैंग कर रहा था, आप देख लेंगे, जहाँ तक आपका सही होगा, जो भी कुछ होगा कल हम दूसरे बोर्ड पे करवाएंगे, इस पे नहीं करवाएंगे, ठीक है? तो पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। तो जो लोग नए जुड़े हैं क्लास से जुड़ने के लिए भाई, आप 8 बजे रात्रि में आज क्लास चलेगी, फिक्स है कि आज क्लास चलेगी, क्लास हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, व्याकरण काव्य शास्त्र भाषा विज्ञान, जो भी क्लास होती जा रही है उसी प्लेलिस्ट में ऐड होता जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता, ना तो लिया जाएगा। चलिए, बस, धन्यवाद।